हेलो फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। इस एक्ट का उद्देश्य एम्प्लॉयज़ तथा उनके डिपेंडेंट्स को एक्सीडेंटल इंजरी के केस में कंपनसेशन प्रोवाइड करवाकर फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी एक्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 का दूसरा नाम वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 भी है। यह एक्ट होल इंडिया के लिए एप्लीकेबल है और इसे 1 जुलाई 1924 को लागू कर दिया गया था। अब यह जानना जरूरी है कि यह एक्ट किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है या इस एक्ट के थ्रू किन लोगों को एक्सीडेंटल इंजरी के केस में कंपनसेशन मिलता है। सो फ्रेंड्स, यह एक्ट उन सभी एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल है जो फैक्ट्रीज, माइंस, कंस्ट्रक्शन एरियाज, प्लांटेशंस, रेलवेज, ऑयल फील्ड्स में काम करते हैं। इसके अलावा शेड्यूल 2 में वर्णित सभी एस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉयज़ भी इस एक्ट के दायरे में आते हैं। यह हजार्डस फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ पर भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा यह एक्ट उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है जो अब्रॉड काम करने के लिए रिक्रूट हुए हैं। परंतु यह एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स पर एप्लीकेबल नहीं है। यह एक्ट उन लोगों पर भी एप्लीकेबल नहीं है जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस एक्ट के तहत कवर्ड हैं। इस एक्ट के तहत कंपनसेशन का बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्हें इंजरी या एक्सीडेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान हुआ हो तथा जिसकी वजह से या तो वह व्यक्ति डिसेबल हो गया हो या उसकी डेथ हो गई हो। यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंटल इंजरी के कारण फर्दर सेम काम को या किसी भी तरह के काम को करने के लिए टेम्पोररीली या परमानेंटली अक्षम या इनकैपेबल हो जाता है तो इसे डिसेबलमेंट ड्यू टू इंजरी कहते हैं। डिसेबलमेंट के कारण उस व्यक्ति की अर्निंग कैपेसिटी या तो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। इसकी दो कैटेगरी होती है, पार्शियल डिसेबलमेंट और टोटल डिसेबलमेंट। एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से हुए पार्शियल डिसेबलमेंट के कारण वर्कमैन की अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। पार्शियल डिसेबलमेंट का तात्पर्य शरीर के किसी पार्ट के टेम्पोररीली या परमानेंटली इनकैपेबल होने से है। फॉर एग्जांपल, यदि एक्सीडेंटल इंजरी के कारण व्यक्ति के लेग्स में फ्रैक्चर हो गया है या उस व्यक्ति ने अपना एक थंब खो दिया है तो यह पार्शियल डिसेबलमेंट की कैटेगरी में आता है। लेग्स फ्रैक्चर होना टेम्पोररी पार्शियल डिसेबलमेंट तथा लॉस ऑफ थंब परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट की कैटेगरी में आता है। टोटल डिसेबलमेंट का तात्पर्य ऐसे डिसेबलमेंट से है जिसके कारण वर्कमैन सभी तरह के काम को करने के लिए टेम्पोररीली या परमानेंटली अयोग्य हो जाता है। इसमें एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से शरीर इस तरह से डैमेज हो जाता है कि वह व्यक्ति सभी तरह के काम को करने के लिए अयोग्य हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी वर्कमैन ने एक्सीडेंटल इंजरी के कारण अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया है तो वह परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की कैटेगरी में आता है। इसी प्रकार यदि किसी वर्कमैन ने अपने दोनों हाथों को खो दिया है तो वह भी परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की कैटेगरी में आता है। एज पर नेचर ऑफ डिसेबलमेंट यह भी या तो टेम्पोररी या परमानेंट हो सकता है। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 के तहत वर्कमैन को एक्सीडेंटल इंजरी के बाद पार्शियल अथवा टोटल डिसेबलमेंट के केस में कंपनसेशन एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना पड़ता है। शर्त यह है कि एक्सीडेंटल इंजरी ऑफिशियल वर्क को करने के दौरान होना चाहिए। परंतु कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें एम्प्लॉयर एक्सीडेंटल इंजरी के केस में भी कोई कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करता है। पहला, पार्शियल या टोटल डिसेबलमेंट यदि 3 डेज से ज़्यादा पीरियड के लिए न हो तो एम्प्लॉयर कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करता है। दूसरा, पार्शियल तथा टेम्पोररी टोटल डिसेबलमेंट 3 दिनों से ज़्यादा होने पर भी यदि वर्कमैन इंजरी के समय अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक पाया जाता है तो एम्प्लॉयर कोई कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करता है। इसके अलावा यदि वर्कमैन सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए दिए गए इंस्ट्रक्शंस को
फॉलो नहीं करता है तथा सेफ्टी रिलेटेड डिवाइसेस को रिमूव करके काम करता है तो उसे इंजरी हो जाती है तो एम्प्लॉयर कोई कंपेंसेशन प्रोवाइड नहीं करता है। एक्सीडेंटल इंजरी में होने वाले डैमेज के आधार पर कंपेंसेशन का अमाउंट डिसाइड होता है। यदि एक्सीडेंटल इंजरी के दौरान या बाद में वर्कमैन की डेथ हो जाती है तो कंपेंसेशन राशि होगी 50% ऑफ मंथली वेजेज मल्टीप्लाइड बाई रेलिवेंट फैक्टर और 1,20,000 रुपीज़ विच एवर इज मोर। इसमें रेलिवेंट फैक्टर वर्कमैन के एज पर डिपेंड करता है। यदि इंजरी के समय किसी वर्कमैन की एज 35 ईयर्स है तो उसके लिए रेलिवेंट फैक्टर 1.97 होगा, जबकि 60 ईयर्स के वर्कमैन के लिए यही रेलिवेंट फैक्टर 1.174 होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। एक व्यक्ति अमन की मंथली वेजेज 1 लाख रुपीज़ है। ध्यान रहे कि वेजेज के अंतर्गत बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस आते हैं, परंतु इसमें बोनस, एरियर, ट्रैवलिंग अलाउंस शामिल नहीं है। अमन की डेट ऑफ बर्थ 27 मार्च 1988 है। 31 जुलाई 2023 को दुर्भाग्यवश एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इस केस में उसको मिलने वाले कंपेंसेशन को कैलकुलेट करने के लिए 50% ऑफ हिज मंथली वेजेज को उसकी उम्र के हिसाब से तय रेलिवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि यह राशि 1,20,000 रुपीज़ से कम है तो कंपेंसेशन अमाउंट होगा 1,20,000 रुपीज़, और यदि यह राशि 1,20,000 रुपीज़ से अधिक है तो कंपेंसेशन के रूप में बढ़ी हुई राशि मिलेगी। अमन के केस में 50% ऑफ हिज मंथली वेजेज 50,000 रुपीज़ है। एज का कैलकुलेशन करने के लिए लास्ट बर्थडे के दिन कंप्लीटेड एज को लेते हैं, अतः अमन की उम्र है 35 ईयर्स। रेलिवेंट फैक्टर की लिस्ट से मैच करने पर अमन के लिए रेलिवेंट फैक्टर होगा 1.97, अतः उसका कंपेंसेशन अमाउंट होगा 50% ऑफ हिज मंथली वेजेज दैट इज 50,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई रेलिवेंट फैक्टर 1.97 एंड दैट विल बी इक्वल टू अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़। चूँकि यह अमाउंट 1,20,000 रुपीज़ से कम है अतः कंपेंसेशन अमाउंट होगा 1,20,000 रुपीज़। अब बात करते हैं परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में मिलने वाले कंपेंसेशन अमाउंट की। तो दोस्तों, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में कंपेंसेशन हमेशा डेथ के केस में मिलने वाले कंपेंसेशन से अधिक होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए 60% ऑफ मंथली वेजेज को वर्कमैन के कंप्लीटेड एज के अनुसार रेलिवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे प्राप्त अमाउंट या 1,40,000 रुपीज़ में से जो ज़्यादा होता है वह कंपेंसेशन अमाउंट फिक्स हो जाता है। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में मिलने वाला कंपेंसेशन को कैलकुलेट करने के लिए यह जानना जरूरी है कि लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ड्यू टू परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी कितनी परसेंटेज है। एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट 1923 में इसके लिए एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है जिसमें परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी नेचर ऑफ इंजरी के अनुसार फिक्स कर दी गई है। फॉर एग्जांपल, लॉस ऑफ थंब के लिए परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी 30% है। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसे भी समझ लेते हैं। एक दूसरे व्यक्ति बी की डेट ऑफ बर्थ 30 जनवरी 1988 है। 1 जुलाई 2023 को एक्सीडेंटल इंजरी में वह अपना एक थंब खो देता है और उसकी मंथली वेजेज 1 लाख रुपीज़ है। अब इस केस में कंपेंसेशन अमाउंट को निकालने के लिए जो फार्मूला फिक्स की गई है वह है परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाई कंपेंसेशन अमाउंट इन परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। लॉस ऑफ वन थंब के लिए परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी 30 फिक्स की गई है, अतः कंपेंसेशन अमाउंट विल बी परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी इक्वल टू 30/100 मल्टीप्लाइड बाई 60% ऑफ मंथली वेजेज इक्वल टू 60,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई रेलिवेंट फैक्टर इक्वल टू 1.97। इसे कैलकुलेट करने पर फाइनल कंपेंसेशन अमाउंट होगा
460 रुपीज़ ओनली। टेम्पोररी पार्शियल डिसेबलमेंट तथा टोटल पार्शियल डिसेबलमेंट के केस में एम्प्लॉयर कंपेंसेशन के रूप में 25% ऑफ मंथली वेजेज को प्रोवाइड करता है। यह कंपेंसेशन 16th डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिसेबलमेंट को प्रोवाइड किया जाता है। इस वीडियो को अब यहीं विराम देने का समय आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।